एवरीवन, आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली हम टॉपिक तो ये 2-3 लेक्चर पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें हमने उन लेक्चर्स में हमने बेस तैयार किया था इन स्टेटमेंट्स के लिए। और वो बेस किस तरह से तैयार किया, सबसे पहले हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमारा है उसकी लिमिटेशंस देखी। लिमिटेशंस से ही हमें पता चला था कि हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की नीड क्यों है, क्योंकि अगर हमने कोई चीज पहले पढ़ ली है और हम किसी दूसरी स्टेटमेंट पर या किसी दूसरे लॉ पर शिफ्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ में जो हमने पढ़ा था उसमें क्या कमियां रह गई थी। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लिमिटेशन थी आपके सामने वो क्या थी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका एक्सप्लेन नहीं करता है कि आपका जो सिस्टम को हीट प्रोवाइड की जा रही है, आपके सिस्टम को हीट जो प्रोवाइड की जा रही है वो कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना अमाउंट जो हीट का है वो वर्क में कंप्लीट होगा या कितनी उसकी एफिशिएंसी रहेगी या कितना एफिशिएंटली मेरा सिस्टम काम कर सकता है। ये चीजें वो हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने एक्सप्लेन नहीं की थी, तो उसी के लिए हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ शिफ्ट होना पड़ा। बट उससे पहले भी हमने इसका एक बेस तैयार किया, किस तरह से, एक कार्नोट साइकिल की हेल्प से। कार्नोट, एडी कार्नोट हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक अपना साइकिल दिया। साइकिल भी किस फॉर्म में दिया था वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वो 4 प्रोसेस का साइकिल देता है कि सिस्टम किसी एक स्टेट से स्टार्ट मतलब चेंज करना खुद में स्टार्ट करता है और चेंज करता हुआ 4 स्टेप के बाद खुद को रिपीट करने लग जाता है। और वो सिस्टम में आपने स्टेप्स कौन कौन से किए थे? फर्स्ट वन इज द आइसोथर्मल एक्सपेंशन, नेक्स्ट इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन, फिर आपने आइसोथर्मल कंप्रेशन किया, फिर आपने एडियाबेटिक कंप्रेशन की बात की थी। तो वो साइकिल आपने कंप्लीट किया। उसके बाद आपने क्या कहा था कि भाई सिस्टम का वर्क कैलकुलेट कर लिया था कि कितना काम किया है सिस्टम ने इन चारों प्रोसेस के दौरान। फिर उसके बाद हमने उसकी एफिशिएंसी की बात की थी। एफिशिएंसी ही हमारी बताती है कि सिस्टम को आपने कुछ अमाउंट ऑफ हीट अगर प्रोवाइड किया है तो उसके बाद वो कितना वर्क में कन्वर्ट हो पाएगा या नहीं। तो इसमें आपने एफिशिएंसी की जो वैल्यू की थी वो किया था T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2, और इसको हमने रिलेट कर दिया था Q2 माइनस Q1 बाय Q2। जिसको नहीं पता ये स्टेटमेंट, ये इक्वेशन कहाँ से आई है वो अपने लास्ट लेक्चर्स देख ले। तो यहां से देखिए T2 माइनस T1 बाय T2, T2 यहाँ पर क्या था, अमाउंट ऑफ मतलब टेम्परेचर जब हमारा Q2 अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब किया गया था। T2 वो टेम्परेचर था, उस टाइम पे टेम्परेचर था, या यूं कह लो हायर टेम्परेचर जो आपका था वो हमारा T2 था। और ये सिस्टम में उस टाइम पर अटेन किया हुआ था जिस टाइम पे सिस्टम ने हीट अब्सॉर्ब की थी। उसके बाद T1 टेम्परेचर कौन सा था, जब सिस्टम ने Q1 अमाउंट ऑफ हीट रिलीज की थी। Q1 अमाउंट ऑफ हीट रिलीज की थी, ये हमारा लोअर टेम्परेचर था। इसमें हमने टेम्परेचर के फॉर्म में मतलब ये टर्म्स लिखी। फिर उसके बाद ये रिलेशन मेरा पहले टेम्परेचर के फॉर्म में आया, फिर उसके बाद हमने इसको रिलेट कर दिया था हीट की फॉर्म में भी। तो ये अगर मुझे एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है तो वहां से हमने देखा था कि सिस्टम का सिर्फ पूरी तरह से एफिशिएंट होना या ना होना उसके टेम्परेचर्स पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर्स पर भी, कौन से टेम्परेचर्स पर, हायर टेम्परेचर पर भी और लोअर टेम्परेचर पर भी। फिर इसका हमने कंक्लूजन्स देखे थे कुछ, उनमें कंक्लूजन्स में देखिए फर्स्ट आपने क्या कहा था कि अगर आपका टेम्परेचर T2 और T1 दोनों इक्वल हो जाए, T2 भी और T1 भी दोनों आपके टेम्परेचर इक्वल हो जाते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब नीटा वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एक तो रिजल्ट हमने ये देखा था। सेकेंड वन इज हमने बोला था कि अगर मेरा T1 किसी तरह से 0 हो जाए, ये तो हमारी कंडीशन थी दोनों टेम्परेचर इक्वल हो जाए। यहां पर क्या कहा था, मेरा T1 0 हो जाए तो उस टाइम पे मेरे ईटा की वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। दैट मीन्स कंप्लीटली जो हीट है हमारी, एफिशिएंसी 1 होने का मतलब क्या है कि जो हीट हमारी प्रोवाइड की गई है सिस्टम को वो पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट हो रही है। एफिशिएंसी 1 का एक मतलब ये होता है। बट उसके साथ ही फिर हमने क्या बोल दिया था कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि T1 को मैं 0 टेम्परेचर अटेन करा दूं। T1 को 0 टेम्परेचर अटेन कराना अगर पॉसिबल नहीं है, वो बताया भी था क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका जो ये टेम्परेचर है उसको 0 केल्विन तक ले जाना पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से हम ये T1 0 अटेन नहीं करा सकते। अगर ये नहीं करा सकते इसका मतलब मेरा नीटा भी 1 कभी भी नहीं हो सकता। अगर ये नीटा मेरा 1 के इक्वल नहीं हो सकता तो इसका मतलब नीटा हमेशा लेस देन 1 ही आएगा। और वो लेस देन 1 क्यों आएगा, क्योंकि अगर मेरा यहाँ पर T1
करेंगे तो मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर डिफरेंस देखा जाए तो मेरा न्यूमरेटर टर्म जो है वो छोटा हो जाएगा एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। तो ये वैल्यू हमारी ओवरऑल सॉल्व होकर नीटा जो है वो लेस देन 1 वैल्यू हमें देगा। अगर ये लेस देन 1 वैल्यू होगी तो यहाँ से हमने दो कंक्लूजन देख लिए। मेरा T2 अगर T1 के इक्वल हो जाए इसका मतलब हीट अब्सॉर्ब जितनी हुई है और जितना हीट रिलीज हुई है वो दोनों हमारे अगर टेम्परेचर इक्वल हो जाए तो वहां पर मेरी नीटा 0 के इक्वल हो जाएगी। मतलब उन दोनों टेम्परेचर्स की वैल्यूज अगर हम इक्वल कर दें तो वो हमारा नीटा की वैल्यू को क्या करेगा, 0 के इक्वल कर देगा। साथ के साथ अगर मेरा T1 0 के इक्वल नहीं हो सकता, अगर ऐसी कंडीशन है तो इसका मतलब क्या होगा, नीटा मेरा हमेशा लेस देन 1 रहेगा। अब ये दो स्टेटमेंट्स हो चुकी हैं आपकी, दो रिजल्ट्स आपके हो चुके हैं, एक ये एक ये। इन दोनों रिजल्ट्स के बेसिस पे कुछ साइंटिस्ट आए हमारे, उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट दे दी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए कि अगर कार्नोट साइकिल ने, मतलब कार्नोट ने या सेडी कार्नोट ने हमें ये दो कंडीशंस प्रोवाइड कर दी हैं तो उसके बेसिस पे इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दे दी, कुछ नया लॉ बना दिया और उस लॉ में के बारे में अब हमें पढ़ना है। उसके लिए देखो दो तीन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने डेफिनेशन दे रखी है, हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं केल्विन की स्टेटमेंट की। फर्स्ट वन इज केल्विन स्टेटमेंट। केल्विन स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। केल्विन ने क्या बात बोली कि अगर आपने, अभी हमने वो चीज डिस्कस की कि अगर आपने कहा नीटा हमेशा लेस देन 1 होगा, इसका मतलब T2 माइनस T1 बाय T2 भी हमेशा लेस देन 1 होगा, क्योंकि ईटा की वैल्यू क्या होती है, T2 माइनस T1 बाय T2। तो अगर ये टर्म हमारी इसके, मतलब अगर ये टर्म पॉसिबल है कि नीटा हमेशा लेस देन 1 होगा तो इसका मतलब T2 माइनस T1 बाय T2 इज लेस देन 1। और आपको याद होगा ईटा के जो सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखा था वो क्या लिखा था, कंप्लीट वर्क डन बाय हीट ऑब्जॉर्ब। जितना उसने सिस्टम ने काम किया डिवाइडेड बाय जितनी अमाउंट ऑफ हीट उसने ऑब्जॉर्ब की है वो, तो इसका मतलब W2 की क्या वैल्यू होगी, W2 की वैल्यू क्या होगी, T2 माइनस T1, ये अमाउंट होगा। तो अगर ये Q2 है तो इसका मतलब मेरा Q2 अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब, अगर ऐसा पॉसिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से इस रिलेशन से हम इन दोनों रिलेशन से क्या लिख सकते हैं कि भाई W2 हमेशा लेस देन Q2 होगा। तो इसका मतलब यहाँ मैं ये लिख सकती हूँ ना, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय Q2, क्योंकि ये जो वैल्यू लेस देन 1 हुई है वो इसी फैक्टर की वजह से तो हुई थी कि भाई ये फैक्टर जो मेरा न्यूमरेटर का फैक्टर है ये मेरा T2 से लेस हो जाता है, और अगर ये लेस हो जाता है तो इसका मतलब W की वैल्यू भी हमारी क्या होगी, इससे लेस होगी और इससे भी लेस होगी, हमारे इस डिनोमिनेटर से भी लेस होगी। तो इसका मतलब मेरा W इज ऑलवेज लेस देन Q2, और अगर ये हमारा लेस देन Q2 होगा तो ये Q2 थी, कौन सी हीट थी, हीट अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब। इसका मतलब सिस्टम ने जितनी हीट ऑब्जॉर्ब की वर्क उससे हमेशा कम ही होगा। तो यहाँ से केल्विन ने स्टेटमेंट दी अपनी कि ऐसा कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि जितना अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को प्रोवाइड की जाए उतना ही वर्क उससे कैलकुलेट किया जाए। अगर हमारा नीटा लेस देन 1 है, नीटा वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो ये स्टेटमेंट हमारी पॉसिबल ही नहीं है कि W मेरा Q2 के इक्वल हो जाए। W मेरा Q2 के इक्वल कब हो सकता है, अगर मेरा नीटा किसके इक्वल हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए। और ये चीज आपने अभी नेग्लेक्ट की है कि यहाँ ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हमारा ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहीं से केल्विन ने स्टेटमेंट दी, इट इज इम्पॉसिबल कि अगर आप सिस्टम को Q2 अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो उससे उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क कैलकुलेट कराना पॉसिबल नहीं है। ये चीज उसने मैथमेटिकली भी प्रूव कर दी। अब देखो इसके बाद हम नेक्स्ट जो स्टेटमेंट की बात करेंगे वो है आपके केल्विन प्लैंक। केल्विन प्लैंक की बात करोगे, फिर उसके बाद एक और स्टेटमेंट की बात आएगी, क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो ये तीनों के तीनों जो साइंटिस्ट हैं ये सभी के सभी एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। वैसे फंडामेंटल अगर इनका पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो फंडामेंटली ये एक ही बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे कि ये क्या बात रिप्रेजेंट करने वाले हैं कि सिस्टम को जितनी अमाउंट ऑफ हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो वो उतना वर्क कर पाता है या
नहीं कर पाता, यही तो हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन थी, उसी लिमिटेशन पे ही काम कर रहे हैं ये सारे। तो केल्विन ने तो इस चीज को प्रूव कर दिया। क्या प्रूव किया कि W जो है वो हमेशा लेस होगा Q2 से, तो जितना सिस्टम को हीट प्रोवाइड करोगे वो उतना अमाउंट ऑफ वर्क कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपने अभी कंडीशन प्रूव की थी कि भाई नीटा जो एफिशिएंसी जो है वो हमारी हमेशा लेस देन 1 रहेगी। तो जो भी स्टेटमेंट दी गई है तीनों की तीनों, अब जो नेक्स्ट करने वाले हैं ये भी और आपकी केल्विन स्टेटमेंट भी, ये सभी की सभी हमारी कार्नोट साइकिल पर ही बेस्ड है। जो स्टडी कार्नोट का हमारा कार्नोट साइकिल है उसी पर बेस्ड है। नेक्स्ट है आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन ने प्लैंक के साथ मिलकर भी एक स्टेटमेंट दी और उसने क्या कहा, जैसे आपने मैथमेटिकली प्रूफ किया था केल्विन की स्टेटमेंट को, इसको भी हम मैथमेटिकली ही प्रूफ करेंगे। यहाँ पर ये क्या बात कहता है कि अगर मेरा टेम्परेचर T1 इक्वल टू T2 हो जाए, वो कंक्लूजन हमने अभी किए थे ना कि T1 इक्वल टू T2 हो जाए, अगर T1 T2 के इक्वल हो जाएगा तो दैट मीन्स T2 माइनस T1 बाय T2 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0, जो कि हमारी क्या है एफिशिएंसी। इसका मतलब सिस्टम की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से केल्विन ने और प्लैंक ने ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को यूज करते हुए क्या बोला कि अगर आपके सिस्टम को सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर दोनों टाइम पे प्रोवाइड किए जाए, सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर मतलब T2 मेरा T1 के इक्वल अगर हो जाए, T2 T1 के इक्वल हो रहा है, दैट मीन्स जो आपका हायर टेम्परेचर था जहां पर आपकी एक्सपेंशन हो रही थी और आपका जो लोअर टेम्परेचर था जहां पर आपकी कंप्रेशन हो रही थी, इस स्टेप में हीट अब्सॉर्ब हो रही थी और इस स्टेप में आपकी हीट रिलीज हो रही थी। इस स्टेप के बाद ही तो हीट रिलीज हुई थी ना, पहले एक्सपेंशन हुई आपकी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के बाद जब वो आइसोथर्मल की तरफ आता है, नेक्स्ट स्टेप जो आइसोथर्मल लेने वाला है, वहां पर ही तो आपका कंप्रेशन स्टार्ट होता है और वहां से हीट रिलीज होना स्टार्ट हुई थी। तो इसका मतलब ये कहता है कि जो सिस्टम को आपने हीट प्रोवाइड करी, सिस्टम को आपने हीट प्रोवाइड करी एक्सपेंशन के टाइम पे, Q2 अमाउंट ऑफ हीट, और जो उसका उस टाइम पे वो टेम्परेचर था, उसके बाद एक्सपेंशन होने के बाद जैसे ही वो टेम्परेचर डिक्रीमेंट की तरफ जाता है, वो डिक्रीमेंट की तरफ नहीं जाएगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो वो डिक्रीमेंट की तरफ नहीं जाएगा, वो हमारा यहाँ पर भी T2 टेम्परेचर ही अगर अटेन करके रखता है तो उस टाइम पे मेरे नीटा की वैल्यू 0 आ जाती है। तो यहाँ से स्टेटमेंट इसने क्या कही केल्विन प्लैंक ने कि फिर अगर एफिशिएंसी सिस्टम की 0 हो जाए, अगर सिस्टम की एफिशिएंसी ही 0 हो जाएगी तो सिस्टम कोई काम नहीं कर रहा, दैट मीन्स नो वर्क। और अगर सिस्टम कोई काम नहीं कर रहा तो यहाँ से क्या मतलब इक्वेशन यहाँ पर क्या रिजल्ट आपका आया कि अगर आप सिस्टम को रिजर्वर के टाइम पे जो हीट प्रोवाइड कर रहे हो और आप उसके बाद उस प्रोसेस से हीट इवॉल्व नहीं करते हो, तो इसका मतलब मेरा सिस्टम कोई भी काम नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर आप सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, सिस्टम को हीट प्रोवाइड करने के बाद उसने एक टेम्परेचर अटेन कर लिया, टेम्परेचर अटेन करने के बाद जैसे ही उसने सिस्टम ने हीट अब्सॉर्ब की, टेम्परेचर अटेन करने के बाद वो एक्सपेंशन की तरफ अगर जाएगा, तो एक्सपेंशन की तरफ जाते हुए एक टाइम के बाद उसे हीट रिलीज करनी पड़ती है सिस्टम से। तो अगर वो आप हीट रिलीज नहीं करा रहे हो तो सिस्टम कोई काम नहीं करेगा। तो ऐसी कोई परपेचुअल मशीन तैयार करना पॉसिबल नहीं है। परपेचुअल मशीन कोई रेडी करना पॉसिबल नहीं है जो कि हमारी कॉन्टिन्यूटी में काम करती जा रही है और उसमें कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा है। मतलब जितना अमाउंट ऑफ हीट आपने सिस्टम को दी हुई है वो रिलीज नहीं कर रहा है या इवॉल्व नहीं कर रहा है सिस्टम। तो ऐसा कोई भी मशीन आज तक नहीं बनी है कि सिस्टम को हीट प्रोवाइड करी और उसके बाद उसने हीट कहीं रिलीज नहीं करी। तो अगर जब तक वो हीट रिलीज नहीं करेगा कहीं ना कहीं पे, तो सिस्टम कोई भी काम नहीं करेगा। तो ये हमारी होगी केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ शिफ्ट करते हैं, क्लॉसियस स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट आपकी क्या रहेगी, क्लॉसियस स्टेटमेंट। केल्विन स्टेटमेंट को और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकली
मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, जो कि हमने कार्नोट थ्योरम में पढ़ा था या कार्नोट साइकिल के कंसेप्ट से जो भी पढ़ा था हमने वहां से उसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर दिया है। जो भी कैल्विन ने अपनी बात बोली थी उसने क्या कहा था कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सिस्टम को आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो और वो उतना ही जितनी मतलब अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हो उतना ही वर्क कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैल्विन प्लैंक ने क्या बात बोल दी कि अगर आप सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर को अटेन कराए रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिस्टम डेफिनेटली कुछ अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज करेगा और सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीमेंट की तरफ जाएगा। तो अब इसके बाद क्लॉसियस ने क्या बात बोली, वही देखो सेम चीजें बोल रहे हैं दोनों। उसने वहां पर भी मतलब दोनों का मीनिंग अगर ओवरऑल देखा जाए, फंडामेंटली अगर मीनिंग देखा जा रहा है तो फंडामेंटल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वो दोनों ने सेम ही बात बोली है। अब ये क्लॉसियस क्या बात बोलते हैं, इन्होंने सीधा एक बात बोली है कि भाई अगर आपका सिस्टम है, अगर उससे आपने कोई काम कराना है तो सिस्टम वर्क तभी करेगा आप सिस्टम को कुछ हीट अब्सॉर्ब कराओगे और कुछ अमाउंट ऑफ हीट यहां से रिलीज भी होगी। और उसके लिए इन्होंने क्या बात बोली कि सिस्टम कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है अब्सॉर्ब करेगा एट हायर टेम्परेचर पर सिस्टम कुछ अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब करेगा और रिलीज करेगा कुछ अमाउंट ऑफ हीट एट लोअर टेम्परेचर पर वो सिस्टम कोई ना कोई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा। अब बात ये आती है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करने वाला है। उसके लिए इन्होंने कहा कि इससे कोई काम कराना है, सिस्टम अगर वर्क करना चाहता है तो उस टाइम पे डेफिनेटली वो हायर टेम्परेचर पर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट Q2 जो है वो अब्सॉर्ब करने वाला है। अब वो जितना अमाउंट ऑफ हीट उसने अब्सॉर्ब किया उसी में से ही कुछ अमाउंट जो हीट का है वो रिलीज करेगा। अब ये चीज डिपेंड किस पे करेगी कि कितना अमाउंट उसने रिलीज करना है, ये चीज डिपेंड करेगी कि सिस्टम काम कितना करेगा। ये चीज किस पर डिपेंड करेगी कि सिस्टम काम कितना करेगा, वर्क कितना करेगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है हीट रिलीज होगी। इसका मतलब क्या कि हायर टेम्परेचर पर जब सिस्टम हायर टेम्परेचर अटेन कर रहा है उस टाइम पर वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट को अब्सॉर्ब करेगा। अब्सॉर्ब करने के बाद जो भी अमाउंट उसने अब्सॉर्ब कर लिया है उसमें से वो देखेगा भाई कितना सिस्टम काम करने वाला है। जितना सिस्टम ने काम किया उसमें से जो भी हीट उसने यूज की अपने वर्क के ड्यूरिंग, उसने जितना भी अमाउंट ऑफ हीट यूज किया है उसके बचा हुआ जितना भी अमाउंट हीट का होगा वो उसको रिलीज कर देगा। तो डेफिनेशन क्या बनी कि सिस्टम जो है वो हायर टेम्परेचर पर अमाउंट ऑफ ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज करता अब्सॉर्ब करता है। अब्सॉर्ब करने के बाद वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज कर देता है। वो अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज कर रहा है वो इक्वल होगा हमारा वर्क डन और अमाउंट ऑफ हीट रिलीज के डिफरेंस के, अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब और वर्क डन के अमाउंट के डिफरेंस के इक्वल होगा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज। कि कितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुआ, यहां पर लिख देती हूं कि रिलीज अमाउंट हमारा इक्वल होगा अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब माइनस अमाउंट ऑफ work done by the system, सिस्टम ने जितना काम किया उसमें से जितनी उसने एनर्जी यहाँ पर हीट जितनी यूज करनी थी वो यूज कर ली, उसमें वो अमाउंट ऑफ हीट सब्ट्रैक्ट कर दे। अगर उसने जितना अमाउंट ऑफ हीट लिया था अब्सॉर्ब किया था उसमें से, तो बाकी बचा हुआ जो भी हीट का अमाउंट है वो सारा का सारा सिस्टम रिलीज करेगा एट लोअर टेम्परेचर, जिसको कि आपने T1 से रिप्रेजेंट किया था और हायर टेम्परेचर को आपने T2 से रिप्रेजेंट किया था। तो बेसिकली हमारी ओवरऑल डेफिनेशन यही आई कि सिस्टम हायर टेम्परेचर पर हीट अब्सॉर्ब करके काम कर रहा होगा और लोअर टेम्परेचर पर हीट रिलीज करके काम कर रहा होगा। और काम तभी पॉसिबल है, वर्क तभी पॉसिबल है अगर दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस हो। मतलब हीट अब्सॉर्बिंग के टाइम पर भी हमारा टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए और हीट रिलीजिंग के टाइम पर हमारा टेम्परेचर कम होना चाहिए, तभी सिस्टम हमारा वर्क करेगा, अदरवाइज हमारा सिस्टम वर्क नहीं करेगा। तो आप ये जैसे हम कार्नोट साइकिल की बात करते हैं तो कार्नोट साइकिल में आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, ये दोनों हमारी एक्सपेंशन की फॉर्म में हमने लिखे थे। और ये हमारा इसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन था, यहाँ पर आपका एडियाबैटिक
कंप्रेशन था, मैंने उस टाइम पे भी आपको यही बात बोली थी कि आप इनमें से कोई भी प्रोसेस पहले और कोई भी प्रोसेस बाद में करा सकते हो, बट यहाँ पर टेम्परेचर T2 और यहाँ पर टेम्परेचर T1 ये हमारे फिक्स रहेंगे कि हाईयर टेम्परेचर हमारा एक्सपेंशन का ही होगा और लोअर टेम्परेचर हमारा कंप्रेशन का ही होगा। आप पहले चाहे कंप्रेशन वाले प्रोसेस से स्टार्ट कर रहे हो चाहे एक्सपेंशन वाले प्रोसेस से स्टार्ट कर रहे हो, ये चीज आपकी श्योर है कि भाई T2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T1 कि इन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस का होना मस्ट है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, वो आपने रिजल्ट्स देख भी लिए हैं कि आपकी एफिशिएंसी 0 के इक्वल हो जाती है अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, और जो कि हमारे वर्क को रिप्रेजेंट ही नहीं करता है कि सिस्टम काम ही नहीं कर रहा। तो इसके लिए हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, T2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T1। यही कंडीशन रही और यही हमारी स्टेटमेंट्स ने प्रूफ भी किया है। फर्स्ट हमने केल्विन की स्टेटमेंट की थी, केल्विन ने भी यही बात रिपीट करी थी, उसके बाद हमने केल्विन प्लैंक को किया, फिर हमने क्लोसियस स्टेटमेंट को किया। ये तीनों ही ओवरऑल रिजल्ट हमारा यही देते हैं कि सिस्टम जो है काम करेगा, तभी करेगा मतलब कि जब हमारा हायर टेम्परेचर पर हीट अब्सॉर्ब हो रही हो और लोअर टेम्परेचर पर हीट रिलीज हो रही हो, सिस्टम तभी काम कर सकता है। और टेम्परेचर डिफरेंस का दूर होना दोनों के बीच में मस्ट है। तो आज का टॉपिक आपका यहीं तक रहेगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।